Yes, hello everyone. Welcome to the session. The session is specially for symbiosis set, and if you're targeting set, so BBA एंट्रेंस के लिए जो एग्ज़ाम है उसमें स्पेशली हम आज कवर करने वाले हैं LR. देखो एक कंबाइंड सेक्शन विल बी देयर फॉर 12 क्वेश्चंस ओनली, जिसमें LR और AR दोनों आपको मिलेंगे. सो लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग का ये पार्ट है. Important thing is symbiosis for especially this test. I would suggest you कि आपको स्पीड पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. देखो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आपको सिम्बोसिस में मिलते हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज डूएबल क्वेश्चन. आप एवरी पर्सन जो इस वीडियो को देख रहा है, हर बंदा हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है. बट द इम्पॉर्टेंट इज कि उस टाइम फ्रेम में आप कितना कर पाते हैं, क्योंकि 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स आ देयर. तो यहाँ पे 12 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस सेक्शन में. कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस रहेंगे, बट टाइम पे थोड़ा सा खेलना पड़ेगा. और टाइम आप तभी बचा सकते हैं जब आपने इस तरह के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस किया होगा. क्वेश्चंस वही हैं: सीक्वेंस, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, क्यूब्स एंड डाइसेस. तो वो सारे टॉपिक्स जो आप हर एग्जाम के हिसाब से, रोहतक के हिसाब से आईपी मैट रोहतक में आता है, आईपी मैट जिपमैट में आता है, और बाकी एग्जाम्स में भी यूजुअली इस तरह के मिलते हैं. तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखेंगे. तो अगर आपकी टिप पे नहीं है कि एल का मतलब 12 है, ओ का मतलब 15 है, ओ का मतलब 15 और के का मतलब 11, तो आपको तकलीफ आएगी. मतलब आप टाइम नहीं बचा पाओगे, नो डाउट. सो इट इज कोडेड एज 53. चेक करो. यस, इट इज 53. टी मतलब 20 है, एच का मतलब 8 है, ई मीन्स 5 है, इसका मतलब 14 है. सो 28, 33 प्लस 14 इज 47. ओके, परफेक्ट. मेक एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं. इट इज 13, इट इज 1, इट इज 11, इट इज 5. So 14, 25, 30. Yes, definitely it is true. So now we can code for this. 6 plus 9 plus 19 plus 8. 15, 34 plus 8 is 42. So answer to this question is A. Okay, moving to the next. Select the set of numbers from the options which is similar to the following set of numbers. Okay, so odd one out type का कुछ analogies type का ये question है. Where you need to find out some relation. जो यहाँ जिस तरह का relation है वैसा ही relation options में कुछ होना चाहिए. So 8, 4, 84, 95. Okay. In every option, first number is a single digit number. It is a two digit number. Okay. So 8, 4, 9, 5. ओके, कोई परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब नहीं है. कोई दो का सम तीसरा वाला नहीं बन रहा है. ओके, और क्या हो सकता है? सम ऑफ डिजिट्स से 8 नहीं कुछ बनेगा. ओके ओके, यस, आई गॉट सम लॉजिक. 4 डिफरेंस ऑफ दीज टू, 4 इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू एंड 4 इज रिटन हियर. डिफरेंस ऑफ दीज टू इज 5. यस इट इज, बट इट इज नॉट 5. ये 7 है. ओके, 6. डिफरेंस ऑफ दीज टू, यस, दिस मस्ट बी द आंसर. एक बार और चेक कर लेते, कोई और ऑप्शन, कुछ डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है. 5 नहीं है. 2, इट इज 7, नॉट 7 हियर, और 3. सो ओनली वन ऑप्शन मैच कर रहा है जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि इनका डिफरेंस सेम है. वो यहाँ लिखा है डेफिनेटली. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So 5 people have different amount of money. So P didn't have the highest amount but has more amount than N. Who has more amount than L and less amount than M? M has less amount of money than O, who has the highest. So it is a basically comparison based puzzle. 5 people are there. P didn't have the highest, means at least one person is there which is having more than P, but has more amount than N. So P has more amount than N. So it should be higher than N. So मैंने N यहाँ लिखा है. Who has N? Who has more amount than L? Okay, so L is lower than N and less amount than M. Okay, let's see. ये किसके बारे में बात चल रही है? N who has more amount than L
and less amount than m. So it is talking about n, remember. So n से ज़्यादा है m के पास. अभी I don't know कि m और p में कौन ज़्यादा है, but इन दोनों में से कोई ये नहीं पता मुझे, बट n से ज़्यादा है m के पास, ठीक है. और n ऑलरेडी यहाँ पे p के बारे में बात कर चुके हैं कि p के पास n से ज़्यादा है, ठीक है. m has less amount of money than o. okay, m is less than o, ठीक है. तो m is less than o. Who has the highest amount? Let's say see there are 5 people only, L, M, N, O, P. If P does not have the highest amount and these two people have lesser amount than P, confusion सिर्फ यहाँ है कि P से ज़्यादा है कि कम है. But one thing is sure कि M cannot be the highest क्योंकि M O से कम है. P highest नहीं है क्योंकि P से ज़्यादा कोई तो होगा, तो definitely O हायर होना चाहिए. हाँ, माइट बी ए पॉसिबल कि m p से कम होगा, m ज़्यादा भी हो सकता है, बट डेफिनेटली हाईएस्ट तो m नहीं हो सकता, हाईएस्ट p नहीं हो सकता, और ये तो वैसे भी कम है, तो हाईएस्ट तो o ही रहना चाहिए. सो दिस इज अ कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, नो डाउट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ A's brothers only sister is B's only sibling. If A's brothers only sister, okay, A's brother, so someone is A's brother और A's brothers only sister, इनकी एक ही सिस्टर है, ठीक है. Is A's brothers only sister is B's only sibling है, और वो B का सिबलिंग है. क्या मतलब है? इसकी जो सिस्टर है वो B की सिबलिंग है. इसकी एक ही सिस्टर है और B का एक ही सिबलिंग है, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली B होना चाहिए. तो A's brother must be B. So A's brother B's only sister must be A. So A's brother is B. So A's brother's only sister means A again is B's only sibling, B का एक ही सिबलिंग है, and B is married to C. Okay, B is married to C. So B की वाइफ, ये मेल है, मैं प्लस लिख रहा हूँ मतलब मेल है, माइनस लिख रहा हूँ मतलब फीमेल है. Okay, so B is married to C. How is C related to A? How is C related to A? Since these two are siblings, brother sister है, so how is C related to A? So how is C related to A? C is sister in law, क्योंकि C A के ब्रदर की वाइफ है, ठीक है. थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ, लैंग्वेज में थोड़ा उसने उलझाने की कोशिश की है कि A का कोई ब्रदर है, उसकी एक ही सिस्टर है, तो वो A भी हो सकता है और एक ही कोई और सिस्टर भी हो सकती, ठीक. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसने आगे बोला ओनली सिबलिंग भी है, तो इसका मतलब वो A ही है और कोई भी नहीं हो सकता. चलिए नेक्स्ट. अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी ऑर्डर. ओके, L से स्टार्ट हो रहे हैं, LUC भी है अपने पास. सो आई थिंक LUC सबसे पहले आएगा, 5 सबसे पहले आएगा, हर एक ऑप्शन में है. LUX है, अब सारे LUX है, LUXE, LUXU, LUXU. तो LUXE वाला सबसे पहले आएगा. सो 5 1, दिस इज डन, दिस इज डन. नाउ अब इन तीन में से कंपेयर करना है, तो LUXUR I, R के बाद I है यहाँ पे, R के बाद Y है, R के बाद I, देखो इन दोनों में RIE है यहाँ पे, यहाँ RIO है, तो डेफिनेटली 4, देन 3 और लास्ट वन इज RY. दिस इज 2. 5 1 4 3 2 डिक्शनरी ऑर्डर इज A ऑप्शन. ओके, ये सेकंड्स में बनने वाले क्वेश्चंस हैं. आई डोंट थिंक कि इस जैसे लास्ट क्वेश्चन जो अपन ने किया है उसको बनाने के लिए आपको 40 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड से ज़्यादा लगना चाहिए. ओके, इफ yesterday was a Thursday, then after 25 days from today, so अगर आज के 125 दिन बाद है तो yesterday के 126 दिन बाद बोल सकते हैं ना आप, क्या फ़र्क पड़ता है, आज के 125 दिन बाद या yesterday के 126 दिन बाद, एक ही बात है. तो yesterday was a Thursday, it was a Thursday, और आज के 125 दिन बाद, ठीक है, ये टुडे है,
तो आप yesterday से 126 दिन बाद बोल सकते हो, ठीक है. Will be which day of the week? Okay. कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है that if it is Wednesday today, then after 7 days it would be same day. So जो भी डे है, तो अगर ये थर्सडे है तो 7 दिन बाद थर्सडे होगा. अगर 10 दिन बोलेंगे तो +3 हो जाएगा, 7 + 3. सो 126 को आप 7 से डिवाइड करिए, जो भी रिमाइंडर मिलेगा उतना प्लस कर लेंगे. तो 126 को 7 से डिवाइड करेंगे तो yes, it is divisible by 7. 7 1 times 7, 5 6 56 is also divisible by 7. So it is perfectly divisible by 7 means the number of days 126 will make complete week. So after Thursday, next day would also be Thursday. After 126 days मतलब completely week हो गए हैं, तो वापस थर्सडे ही आएगा. 18 वीक हो गए आई थिंक. 7 से आपने डिवाइड किया इसको, 1 times 5 6, तो 18 वीक कंप्लीट हो चुके हैं. तो सेम डे रहने वाला है, थर्सडे आंसर आएगा. ओके, आई होप. अगर यहाँ पे +2 बचता, लेट से 128 होता, तो अपन बोलते यस थर्सडे के 2 दिन बाद क्या आने वाला है, सैटरडे. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. Which element in the given sequence is 6th to the right of 11th element from the left hand? Okay, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा सा उलझ सकते हैं लोग. Which element is 6th to the right of 11th element from the left hand? So left hand से जो 11th है उसके राइट में 6. देखो 11 आप काउंट करेंगे लेफ्ट से, और फिर उसके बाद 6th भी काउंट करेंगे ना, और वो भी राइट में ही है. जब आप लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट से आपको लेफ्ट मूव करने का स्कोप तो होता नहीं, ओनली यू कैन मूव टू द राइट. तो आपको लेफ्ट हैंड से 11th लेना है, मतलब राइट साइड में आपके 11 चलना है, एंड देन 6 टू द राइट, तो +6. सो मीन्स यू नीड टू काउंट 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. 17th आपको काउंट करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. तो इट इज L. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज L. अगर ये 6 टू द लेफ्ट बोलता तो मैं 11 जाके वापस लेफ्ट आना था, तो मैं माइनस करता यहाँ पे, ठीक है. इस तरह से कर सकते हैं आप. ओके. रिजवान, हु इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट फेसिंग नॉर्थ, स्टार्ट वॉकिंग इन दैट डायरेक्शन. ओके, नॉर्थ पॉइंट कर रहा है तो मतलब नॉर्थ में ही स्टार्ट कर दिया उसने डायरेक्शन, ठीक है. सो रिजवान स्टैंडिंग एट अ पॉइंट facing north, start walking in that direction for 4 kilometers. Okay, it is moving for 4 kilometers. Turn towards east. Okay, then 7 kilometers. Okay, so आप डायरेक्शन डिस्टेंस का थोड़ा सा अंदाजा रखिए. 4 ये है तो 7 थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब डबल के आसपास ले सकते हैं. वॉक 7 किलोमीटर. ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 11. ओके, लेफ्ट टर्न किया इधर और फिर 11 चला, ठीक है. ये 7 थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं. एंड अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10. ओके, अगेन लेफ्ट एंड देन टर्न, देन मूव 10. Remember this is 7, this is 10, so should be slightly more than this. Okay, he then turn left and walk 11. वापस से लेफ्ट, देखो यहाँ से लेफ्ट लिया और वापस से 11 चला. ओके, रिमेंबर ये 11 है तो ये 11 है, तो मतलब इस लाइन में आ गए अपन. ओके, 11 to reach his final destination. This is the final destination. Okay, this is the final destination. Okay, so how far is Rizwan from the starting point? ये कितना distance है? To find the distance between these two, you need to make a triangle. So this is the horizontal distance, this is the vertical distance. So vertical is 4, but you need to find out this. So this is moving towards east 7, towards west 10. So 10 minus 7, it has to be 3. So 3, 4, it has to be. Using the Pythagoras, you can find it out. So 9, 3 का square plus 4 का square root, that is 5. So it is 5 kilometers from the starting point. I hope this is done. Okay, चलिए next question करते हैं. ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं अगर, तो आप इसको मूवी की तरह मत देखिए. आप स्क्रीन को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, एंड देन यू कैन सॉल्व. You can match your answers. Okay. In each of the questions below are given 4 statements followed by 3 conclusions. Okay, numbered first, second, third. You have
to take the given statement to be true if there seems to be variance from the commonly known fact. Okay. Read the conclusions and then decide which of the given conclusion logically follows from the given statement. देखो ये सारी इतनी सारी जो कहानी लिखता है, आपने अगर प्रैक्टिस किया तो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन की पहली लाइन देख के समझ में आ जाता है कि ये डिडक्शन का सवाल है, सिलोजिज्म का सवाल है कि वेयर द सम स्टेटमेंट्स आर गिवन, उनके बेसिस पे आपको कंक्लूजन्स ड्रॉ करने और इस तरह के क्वेश्चंस को अपन वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं. कैसे करते हैं देखो, सम ड्रॉस ड्रम्स आर बॉल्स, तो दीज आर ड्रम्स, दीज आर बॉल्स, बी ए लिख रहा हूं मैं इसको. ऑल बॉल्स आर बेल्स. मैं बना रहा हूं अभी सिर्फ बेसिक डायग्राम. ऑल बॉल्स आर, पूरा लिख लेते हैं, बेल्स. दिस इज अ बेसिक डायग्राम. बेसिक डायग्राम मीन्स मिनिमम ओवरलैपिंग, जहां जरूरत है सिर्फ वहीं ओवरलैप करना है. ओके, ऑल बेल्स आर सोफास, दीज आर सोफास. All balls are sofa, all bells are sofas. No sofa is book. Okay, no sofa is book. So this is book. So these two have no common object. Okay, drum, ball, bell, sofa, and now conclusions देख लेते हैं. No bell is a book. Remember this is a negative conclusion. जब भी आपको अफर्मेटिव कंक्लूजन देखिए और बेसिक डायग्राम में अगर अफर्मेटिव कंक्लूजन सही है मतलब डेफिनेटली सही है. अगर बेसिक डायग्राम में अफर्मेटिव कंक्लूजन गलत है मतलब डेफिनेटली गलत है. अगर नेगेटिव कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में आपको अगर सही दिख रहा है, ध्यान रखना इस बात को, वापस बोल रहा हूँ, अगर नेगेटिव कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में फॉल्स है तो फॉल्स है, लेकिन अगर वो सही दिख रहा है तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री या उसका म्यूचुअल एक्सक्लूसिव जरूर चेक करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में. जरा देखते हैं. नो बेल इज बुक, नो बेल इज बुक दिख तो रहा है. अगर ये ट्रू दिख रहा है तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री एक बार चेक करके इसको वैलिडेट करना होगा कि क्या ये सही है. नो बेल इज बुक, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? नो एज बी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है सम ए आर बी. तो नो बेल इज बुक का कॉम्प्लीमेंट्री या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होता है सम बेल्स आर बुक. सो सम बेल्स आर बुक नॉट पॉसिबल. तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री पॉसिबल नहीं है तो ये डेफिनेटली ट्रू है. ओके, सम ड्रम्स आर बेल्स, यस ये तो ट्रू है. अफर्मेटिव है, यहाँ पे ट्रू दिख रहा है तो मतलब ट्रू है, कोई डाउट नहीं है इसमें. सम बेल, देखो ये ड्रम है, इसमें से कुछ तो बेल है ही ना. मैंने जो डायग्राम बनाया वो बेसिक डायग्राम है, ठीक है, तो बेसिक में ट्रू है मतलब ट्रू है अगर अफर्मेटिव है तो. नेक्स्ट, सम ड्रम्स आर सोफास, दीज ड्रम्स एंड सम ड्रम्स आर सोफास, डेफिनेटली ट्रू. सो ऑल कंक्लूजन्स फॉलो द मेन स्टेटमेंट. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन. Okay, this was deduction or syllogism based question. चलिए next question. You need to find out the next term in the series. अब क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज बनाना है, पैटर्न ढूंढना होता है. ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आप पैटर्न में क्या हो सकता है, कुछ भी डिफरेंस में कुछ पैटर्न हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, स्क्वायर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, क्यूब से रिलेटेड कुछ हो सकता है. तो ये सब चीज़ें बेसिक आपको पता होना चाहिए. आपको स्क्वायर्स क्यूब्स पता होनी चाहिए स्टार्टिंग के नंबर्स के. चलो एक बार चेक करते हैं डिफरेंस क्या है. डिफरेंस 5, 21. डिफरेंस में आई डोंट थिंक यहाँ पे 35, तो 5, 21, 35 में कोई ऐसा कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा. और क्या हो सकता है? मल्टीप्लिकेशन तो 2 की टेबल में 7 आता नहीं. हाँ 7 की टेबल में ये आता है, बट ये और कहीं, ये इसका डबल है, ये इसका 4 टाइम्स है. बट इसके अलावा नो. 28, 63 में कुछ भी नहीं है, 2, 7 में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, कुछ स्क्वायर से रिलेटेड, कुछ स्क्वायर मतलब 1, 4, 9, 16, 25 से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे तो यहाँ पे. ओके, क्यूब से रिलेटेड 1, 8, 27, 64, 125 से रिलेटेड. यस, देखो इंटरेस्टिंग. यहाँ पे देखो आप फर्स्ट टर्म जो है इसमें +1 है, सेकेंड टर्म इसमें -1 है, इसमें +1 है, फिर -1 है और इसमें +1 है. दिस इज 1 क्यूब +1, 2 क्यूब -1, 3 क्यूब +1, 4 क्यूब -1, 5 क्यूब +1. तो नेक्स्ट 6 क्यूब -1 होना चाहिए और ऑप्शन आपको दिख रहा है, ए ऑप्शन 215 लिखा है, दैट इज 6 क्यूब -1. अगर आपको क्यूब्स नहीं पता है तो थोड़ा मुश्किल है इस क्वेश्चन को बनाना, और अगर आपको क्यूब पता है तो आई डोंट थिंक एक सवाल आपको 20-25 सेकंड से ज़्यादा लेगा. ठीक है, डेफिनेटली 25 सेकंड में ऐसे सवाल बन जाते हैं अगर आपकी टिप पे क्यूब्स हैं, स्क्वायर्स है तो.
नेक्स्ट अगेन एक सीरीज है बट दैट वाज अ नंबर सीरीज, ये लेटर सीरीज बोलते हैं अपन इसको। तो ए बी, ओके, सी मिसिंग है, डी ई आया है लेकिन रिवर्स में आया है, यहाँ पे सी मिसिंग है, ओके, एफ और जी मिसिंग है, फिर एच और आई लेकिन वो भी रिवर्स ऑर्डर में आया है, आई के बाद जे के और एल मिसिंग है, फिर एम और एन आया है अगेन रिवर्स ऑर्डर में। तो एक पैटर्न मेरे को समझ में आ रहा है, 1 लेटर मिसिंग, 2 मिसिंग, 3 मिसिंग, अभी 4 लेटर गायब कर देगा ये। एम एन, एन के बाद ओ पी क्यू और आर, अभी जो बचेंगे नेक्स्ट जो आएगा वो एस और टी है बट रिवर्स ऑर्डर में आएगा, एस और टी, एस और टी। सिंपल। कंपैरेटिवली नंबर सीरीज से ज़्यादा आसान होते हैं लेटर सीरीज, क्योंकि इसमें स्क्वायर्स क्यूब पे बहुत ज़्यादा कुछ बनाने के चांसेस नहीं है। यहाँ तो आपको लेटर मिसिंग वाला ढूंढना होता है कि यहाँ एक लेटर मिसिंग या 2 लेटर मिसिंग। और एक चीज़ जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, जो स्टार्टिंग में भी मैंने क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग पे बनाया था, कि आपको लेटर्स के पोजीशंस याद हो, आपको पता हो कि एस 19 लेटर है, टी 20th लेटर है, ठीक है। अगर कहीं पे भी डायरेक्टली डी दिख रहा है मतलब 4th लेटर है, डायरेक्टली एच दिख रहा है मतलब 8th लेटर पता होगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट, वॉरियर इज रिलेटेड टू स्वॉर्ड, कारपेंटर रिलेटेड टू, देखो क्या बोल सकते हैं आप इसको कि ये उसका एक हथियार है, ठीक है, टूल है, ठीक है। वॉरियर इज रिलेटेड टू स्वॉर्ड, उसका टूल है, ओके। कारपेंटर इज रिलेटेड टू सॉ, फार्मर इज रिलेटेड टू प्लो, ओके। इन द सेम वे ऑथर इज रिलेटेड टू, ऑथर का हथियार क्या है भाई, बुक, नहीं बुक तो उसका प्रोडक्ट है। फेम, रीडर, यस डेफिनेटली पेन, पेन इज टूल फॉर अ राइटर, ओके। नेक्स्ट, इफ स्टीमर्स इज कोडेड एज दिस, ओके, इसको समझना पड़ेगा, STREA MERS, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं। और एक मिनट, STTT मिसिंग, STREA MERS इज कोडेड एज UVTGALDQR। क्या लगता है अपने को इसमें? देखो बाय ऑब्जर्वेशन ये समझ में आना चाहिए, STU मतलब +2, TUV +2, RST +2, EFG +2। हाँ लेकिन एक गड़बड़ है, ए तो एज इट इज आ रहा है, ओके। आगे देखते हैं, यस यहाँ पे भी L-1 है बेसिकली, M-1, E-1, R-1, S-1। सो फर्स्ट 4 में +2, लास्ट 4 में -1 और मिडिल सेम। सो आई थिंक 9 लेटर का ही आपको ये देना चाहिए, 1 2 3 4 5, तो ये मिडिल है, 1 2 3, यस डेफिनेटली। तो इन सब में +2, इन सब में -1। सर K +2 इज M, तो M से 2 ऑप्शंस मेरे को दिख रहे हैं, ऑप्शन से जा रहा हूँ, K +2 इज M, N +2 इज P। सो आई थिंक दिस इज द आंसर विच इज ओनली पॉसिबिलिटी इन अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस। तो आंसर आपका बी ऑप्शन होना चाहिए। आप चाहो तो चेक कर सकते हो पूरा, कई बार ऑप्शंस में ऐसे एक से ज़्यादा हो सकते हैं तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। O +2 करेंगे तो Q आता है, W के बाद X देन Y तो +2 हो गया, L एज इट इज़ रहा है, ठीक है। E-1 D है, D-1 C है, G-1 F है और यस डेफिनेटली E-1 D। सो यहाँ पे सेम आपको पैटर्न मिल जाएगा। अगेन एक ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। सो फैमिली ट्री बनाते हैं, ए ब्रदर है मतलब मेल है ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, आई डोंट नो जेंडर ऑफ बी बट ए इज ब्रदर, तो ए मेल है, बी इज ब्रदर। नाउ अब पता लग गया कि बी का जेंडर भी मेल है, बी इज ब्रदर ऑफ सी। ये क्या बना रहा हूँ, ये ट्री बना रहा हूँ, फैमिली ट्री। ये एक ही ट्री के ब्रांचेस हैं ऐसा समझ सकते हैं, एक ही जनरेशन मतलब एक ही पेरेंट्स हैं इनके कॉमन, तो एक ही पेड़ की ब्रांचेस हैं ये सब। तो B इज ब्रदर ऑफ C, C इज हस्बैंड, ओके, C इज अगेन अ मेल क्योंकि हस्बैंड बोला है ना, तो C इज हस्बैंड ऑफ D, सो D मस्ट बी वाइफ ऑफ C, ओके। E इज फादर ऑफ A के फादर हैं E, ओके। अच्छा E A के फादर हैं मतलब इट हैज़ टू बी मेल,
सो ये ए के फादर है तो बी के भी फादर होंगे तो सी के भी फादर होंगे. हाउ इज डी मीन्स दिस लेडी इज रिलेटेड टू ई. सो एक्चुअली डी इज ईज सन्स वाइफ. सो ईज सन्स वाइफ मीन्स ईज डॉटर इन लॉ. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी. ओके चलिए. सो वी आर ऑन द लास्ट question for the day. Given below a diagram is given to you of three circles A, B, C overlapping each other. The circle A represent the class of honest people. Okay, so ये honest लोग हैं. A means the B represent sincere. These are sincere people. Okay, and C represent the class of politicians. ओके ये पॉलिटिशियंस हैं. ओके पी क्यू आर एस ये स्मॉल में लिखें एंड यू एक्स वाई कैपिटल्स में लिखें. रिप्रेजेंट डिफरेंट रीजन. सेलेक्ट द कोड दैट रिप्रेजेंट द रीजन इंडिकेटिंग द क्लास ऑफ ऑनेस्ट पॉलिटिशियन हु आर नॉट सिंसियर. रिमेंबर दिस, ऑनेस्ट पॉलिटिशियन हु आर नॉट सिंसियर. तो ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है. पॉलिटिशियन ऑनेस्ट चाहिए भाई, ये तो बहुत मुश्किल है. चलो ढूंढते हैं फिर भी. चलो पॉलिटिशियन चाहिए और ऑनेस्ट भी चाहिए. ओके तो ऑनेस्ट भी चाहिए ये रहा. तो पॉलिटिशियन चाहिए, ऑनेस्ट चाहिए. पॉलिटिशियन ऑनेस्ट बट नॉट सिंसियर. सो नॉट सिंसियर मतलब ये वाला एक्सक्लूड करना पड़ेगा. तो अभी ध्यान रखो कौन सा बात कर रहे हैं अपन. नॉट सिंसियर. तो पॉलिटिशियन चाहिए, ऑनेस्ट चाहिए बट सिंसियर नहीं चाहिए. तो यहाँ पे तो ये वाला आइडिया आ गया. इसमें सिर्फ ऐसा है, ऑनेस्ट भी है ये, पॉलिटिशियन भी है, बट ये एक्सक्लूड करना पड़ेगा अपने को. तो ओनली एस इज देयर. ओके सो दिस वाज अ प्रैक्टिस सेशन फॉर सिम्बोसिस एलआर सेक्शन. तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर से मिलेंगे इसी चैनल पे. विश यू ऑल द बेस्ट.